हेलो, नमस्कार। एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया पे पूरी चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन में क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं, इस पे पूरी चर्चाएं होंगी। ठीक है, ये पुलिस और एसएससी जीडी के बच्चों के लिए है, जो एक रिवीजन क्लास है पूरी है। तो देखते हैं क्या है संविधान संशोधन। बात करते हैं संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के उससे प्रेरित है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का पूरा प्रावधान किया गया है। तो बात करते हैं संविधान संशोधन में क्या क्या स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या क्या होती है, इस पर बात कर लें। प्रक्रिया कौन कौन सी होगी। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे संशोधन होंगे जो साधारण बहुमत से पास होते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% और प्लस 1, यानी आधे से एक ज़्यादा और वो पारित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत। विशेष बहुमत जो होता है वो होता है 2/3। कितना होता है, 2/3, या हम इसको कह सकते हैं 66 सही 2/3%। इसको बोलते हैं विशेष बहुमत, या इसको क्या बोलेंगे, 2/3। फिर उसके बाद जो तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति, जो बहुत रेयर केस में होते हैं। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जो विशेष बहुमत मतलब संसद के 2/3 लोगों से पारित हो और आधे राज्यों की अनुमति होनी भी चाहिए। तो कुछ ऐसे भी संशोधन होते हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या करते हैं। आगे सवाल में देखिए, आगे जो दिया गया है कि मूल ढांचा और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी ये कहा गया कि संविधान संशोधन ऐसा होना चाहिए जो मूल ढांचा में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे आर्टिकल 13 में जो लिखा है कि कोई भी राज्य का सरकार ऐसे कोई परिवर्तन, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के हित के लिए सही ना हो। ऐसे कोई मतलब, तो इसमें कोई परिवर्तन मूल ढांचे में ना हो। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, अगर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई विधेयक पास हो जाए और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देंगे तो अधिनियम बन जाएगा। अब वो अधिनियम जब बनेगा तो एक निश्चित तिथि से वो कानून पूरे भारत में लागू हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस कानून की या उस बात करें विधि की समीक्षा करता है कि ये कानून संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं। अगर अनुरूप बना होगा तो कानून चलता रहेगा, अगर वो अनुरूप नहीं बना होगा तो उसको खारिज भी कर सकता है। और यही क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन होता है। बात करते हैं कि अनुच्छेद 368 में आर्टिकल दिया 368, इसमें संविधान संशोधन की पूरी चर्चा होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन, इस पे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कुछ संशोधन जो बात की गई है यहाँ पे संविधान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर ज़्यादा डीपली पूछेगा अगर तो इन सवालों से पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 में क्या किया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये तब हुई थी चर्चा। फिर उसके बाद एक हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 में मूल अधिकारों में संशोधन। फिर उसके बाद हुआ है गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं। यहाँ पे बात हुई कि संशोधन नहीं हो सकता मूल अधिकार में। फिर केशवानंद भारती, बहुत चर्चा में होता है, ये बहुत पूछा जाता है ये, यानी सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच इसी पे बनी थी। बेंच का मतलब होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश, और जो बेंच बनती है तो कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं, 5, यानी 4 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो इस बेंच में 13 न्यायाधीश शामिल हुए थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 12 अन्य न्यायाधीश। अब तक की सबसे हिंदुस्तान में बनने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच हुई थी केशवानंद भारती बसले पर, और ये केरल, और ये कब की बात है, ये 1973। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ लेते हैं कब हुआ था। यहाँ पे क्या है कि मूल ढांचे की संकल्पना की बात की थी। क्या की थी, मूल ढांचे की संकल्पना। फिर एक हुआ था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। न्यायिक पुनरावलोकन, किसकी बात आई थी, न्यायिक पुनरावलोकन, उसकी मतलब समीक्षा की जा सकती है। फिर हम बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर
कि वामन राव बना भारत संघ 1981, 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अधीन, जो 9वीं अनुसूची है वो क्या क्या रखी इसमें रखी है, न्यायिक समीक्षा के अधीन रखी गई है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मूल ढांचा में क्या क्या मतलब परिवर्तन नहीं आना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन है, जो संविधान सर्वोपरि माना जाता है किसी भी देश का संविधान, उसमें कोई मतलब परिवर्तन, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो रहा। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, संसदीय प्रणाली भी उसमें सहयोग करती है। फिर क्या, पंथ निरपेक्ष, फिर क्या के न्यायिक समीक्षा, फिर होती है विधि का शासन, फिर अनुच्छेद 21 जो बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस पे भी कोई मतलब मतलब इस पे निगेटिव पॉइंट इस पे ना बने। इन बातों का ख्याल रखते हुए यहाँ पे मूल ढांचे की ये बात होता है कि मूल ढांचा होता क्या है, तो इन चीज़ों के पूरा संज्ञान पे रख के कोई कानून बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपातकाल पे बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, आपातकाल। आपातकाल का उपबंध जैसे बात कर लें कि भारत शासन अधिनियम 1935, आपातकाल लिया कहाँ से गया है, तो भारत शासन अधिनियम और 1935, भारत शासन अधिनियम कब हुआ था, 1935, और जर्मनी के वाइमर संविधान से ये प्रेरित है। फिर हम बात कर लें कि आपातकाल में क्या होता है, केंद्र को किसी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाता है। आपातकाल में क्या होता है कि पावर ज़्यादा आ जाती है केंद्र सरकार के पास। फिर उसके बाद होता है संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य था यहाँ पर, कि देश की संप्रभुता, कामा एकता, कामा अखंडता, कामा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा, इन ढांचों को मतलब जोड़ने के यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए थे। फिर हम बात कर ले यहाँ पर कि भाग 8 की बात करें, आपातकाल इसी में पूरा वर्णित है। भाग 18 है और अनुच्छेद 352 से 360। अब बात करते हैं 352 से 360, तो भाग 18 में बात कर लें किस आर्टिकल से, 352 से 360 बात करते हैं यहाँ पर कि अब देखिए जरा 352 में क्या क्या स्थिति है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में संवैधानिक आपात, फिर हम बात कर लें 360 में वित्तीय आपात, इनकी बात कर लें यहाँ पर, तो ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। इनकी चर्चा हम लोग सुनते हैं किस आर्टिकल के तहत आता है, 352, 360 संवैधानिक, 356 क्या आता है, संवैधानिक आपात, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, 356। फिर आता है 360 वित्तीय आपातकाल, क्या आता है, वित्तीय आपातकाल। फिर हम बात यहाँ पे कर लें कि 352 में जैसे बात कर लें क्या क्या 352 किस आधार पे लगता है, 3 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह। ये आया है, ये बात कर लें कि सशस्त्र विद्रोह ये पहले था, फिर संशोधन हुआ यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह लाया गया है। क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह, पहले ये नहीं था। 1978 से पहले यहाँ पे क्या था, आंतरिक अशांति, क्या था, आंतरिक अशांति। फिर बात कर ले आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, किस पर होता है, लिखित सिफारिश पर होता है। संसद द्वारा 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से आपातकाल की घोषणा का समर्थन करने की आवश्यकता है। जिस दिन आपातकाल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लगा देगा, 1 महीने के भीतर वो लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो आपातकाल वो लगा रहेगा। एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए जारी होता है। एक बार में आपातकाल कितना लगता है, 6 महीने के लिए। 6 महीने कालखंड में आपातकाल को अनंत काल तक लगाया जा सकता है। संविधान इस पर मौन है। फिर बात करते हैं क्या होता है आपातकाल में, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संघ द्वारा,
यानी जितने भी राज्यों की कार्यपालिका उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? संघ, मतलब केंद्र सरकारों के हाथ में पहुंच जाती है। राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है आपातकाल में। ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध निलंबित हो जाते हैं यहाँ पर। फिर हम बात कर लें कि लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए विस्तार। ये आपातकाल में क्या होता है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए विस्तार, यानी कह सकते हैं लोकसभा विधानसभा के चुनाव यानी कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जाता है। कितने साल बढ़ाया जाता है? 1 साल बढ़ा दिया जाता है। यही होता है, एक बार में कितने साल का विस्तार करते हैं? 1 बार। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल इसी आधार पर क्या हुआ था? 1 वर्ष बढ़ा था, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 6 वर्ष। कितने वर्ष का था ये? 5वीं लोकसभा थी, और 5वीं जो लोकसभा का कार्यकाल की बात कर लें, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल की बात कर लें जो 1971 से 77, 6 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पे था। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित, स्वतः क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। विचरण का, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब क्या हो जाते हैं? निलंबित हो, आपातकाल में इनकी ये बैन हो जाते हैं एक तरह से। फिर बात कर रहे हैं कि जबकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति अगर इनको निलंबित करेगा तो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? 359। और हम कहें आर्टिकल 19 किस बैन करेगा? किस आर्टिकल के तहत? 358। किसके तहत करेगा? 358 के तहत बैन कर सकता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर अब बात करते हैं कि आपातकाल कब कब लगा है हिंदुस्तान में। आपातकाल कब कब लगा है, इस पे पूरी चर्चा हो जाती है। देखते हैं अक्टूबर 1962 जब लिखा है कि आपातकाल लगने के 3 आधार होते हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांत या सशस्त्र विद्रोह जो शामिल हुआ है। तो अक्टूबर 1962 में चाइना से जब युद्ध हुआ था तो 1962 से लेकर जनवरी तक 1968 तक आपातकाल लगा। और चीन युद्ध द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश में ने नेफा, और क्या हुआ था? नेफा अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करें क्षेत्र पर हमला करने के कारण, किसके करने? हमला करने के कारण। तो पहला आपातकाल 1962 से 1968 तक ये आक्रमण की वजह से हुआ है। किसके? बाह्य आक्रमण की वजह से हो रहा है। फिर क्या कर रहा है? अगला की बात कर लें, दूसरा जो लगा है दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध के कारण। 1971 में पाकिस्तान ने युद्ध किया था, दिसंबर 1971 में। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपातकाल लगा है। जो तीसरा आपातकाल, दूसरा लगा ही था, ये खत्म नहीं हुआ था। तीसरा आपातकाल ये बहुत चर्चा में पूछा भी जाता है। तीसरा आपातकाल 26 जून 1975 से मार्च 1977 तक, ये खत्म नहीं, देखो एक साथ खत्म होंगे ये। मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार के कारण लगाया गया, आंतरिक अशांत। तो जब ये तीसरा आपातकाल लगा था तब कौन सा शब्द शामिल था? अशांति के आधार पर। किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। अब इसकी जगह शब्द कौन सा लाया गया है? सशस्त्र विद्रोह। कौन सा लाया गया है? सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द लाया गया है? सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 बार अभी तक आपातकाल लगे हैं यहाँ पर, और ये 77 तक लग चला है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कानून की बात कर ले। यहाँ पर कानून की बात कर ले। कानून क्या कहता है यहाँ पर? यदि राष्ट्रपति को खुद महसूस हो अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से ये लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी वहाँ उस राज्य में एक विधि के द्वारा शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, तो अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रपति शासन। जैसे आर्टिकल 356 लागू होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रपति शासन। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग
राष्ट्रपति शासन किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, किस वजह से लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। जब राज्य संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया, तब लगा जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह क्या हो जाए, विफल हो जाए। ठीक है, राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन ना करे, राज्य सरकारें अपने दायित्वों का संवैधानिक तरीके से निर्वहन ना करेंगे, तब भी क्या लग जाएगा, 356। ठीक, क्या कह रहा है, विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले, विधानसभा चुनाव हो और किसी दल या गठबंधन को, गठबंधन मतलब कई दल मिलकर गठबंधन बना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गठबंधन, और उनको मतलब बहुमत ना मिले, तब भी क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन। फिर क्या कह रहा है, विधानसभा मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाए, यानी विधानसभा मुख्यमंत्री विधानसभा जीत के आ गए, बहुमत में है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन इसमें मुख्यमंत्री बनेगा, तब भी क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन। ये क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दे, जो उसमें से जीत के आई और सबसे बड़ी पार्टी है वो कह दे कि हम सरकार ही नहीं बनाएंगे, तो फिर से चुनाव होंगे, और फिर से चुनाव होंगे तब तक लिए क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, सत्तारूढ़ गठबंधन टूट जाए और सरकार बहुमत खो दे, गठबंधन से सरकारें चल रही हैं और कोई कारण होते हैं, कई राजनीति में कारण होते हैं और पार्टियां अलग अलग हो जाएं, तो वहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो ये आधार होते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के, ठीक है ना, ये कुछ आधार होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के अंदर, संवैधानिक मतलब राष्ट्रपति शासन, किसकी क्या बात कर रहा है यहाँ पर, संवैधानिक मतलब आर्टिकल 356, ये किसकी बात हो रही है, आर्टिकल यानी कह सकते हैं कि अनुच्छेद, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल लागू होने की घोषणा को 2 महीने के अंदर, और 352 की बात कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है, अन्यथा 2 महीने के बाद घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये स्थिति होती है। फिर बात करते हैं संवैधानिक आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संघ को शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगेगा, उस राज्य के सूची पर जो नियम बनाने के अधिकार किसको मिल जाएंगे, संघ का मतलब केंद्र सरकार को मिल जाएंगे। संसद की अनुमति मिलने पर संवैधानिक आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है। अगर 2 महीने के अंदर दोनों संसद से पास हो जाए, दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से, तो आपातकाल कितने समय तक लगते रहता है, 6 महीने। और आपातकाल को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक लगा सकते हैं, कितने साल तक, 3, मतलब राष्ट्रपति शासन, क्या राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लग सकता है, जबकि आपातकाल 6 महीने काल खंड के लिए अनंत काल तक लगा सकते हैं। ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। फिर हम बात कर लें यहाँ पर, यदि संवैधानिक आपातकाल को 1 वर्ष के बाद आगे बढ़ाना है तो 2 शर्तें हैं। 1 वर्ष के बाद आगे बढ़ाना है संवैधानिक आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति शासन को 1 साल के बाद आगे बढ़ाना है तो 2 शर्तें होती हैं। शर्तें की बात करने की 2 शर्तें होंगी, कौन कौन सी शर्तें होंगी, भारत में कहीं पर भी अनुच्छेद 352 लागू ना हो, ये भी है, मतलब आपातकाल ना लगाओ हिंदुस्तान में, तो एक ये शर्त होती है कि आपातकाल लग गया तो राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता ही नहीं। फिर दूसरी बात क्या होती है, निर्वाचन आयोग ये स्पष्ट कर दे कि संबंधित राज्य विधानसभा के चुनाव कराने में संभव नहीं है। मतलब निर्वाचन आयोग अगर ये कह दे कि आगे उस राज्य का चुनाव जो विधानसभा के लोग हैं वो कराने में सक्षम नहीं है, मतलब नहीं करा सकते, संभव नहीं, वहाँ पर भी चुनाव करवाना संभव ही नहीं है, ऐसी स्थितियाँ बिगड़ी हुई है वहाँ पर, तो 1 साल के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 2 शर्तें होती लागू होने पर यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम, देखिए अब तक राष्ट्रपति शासन की बात कर लें कि भारत में अब तक राष्ट्रपति शासन राज्यों में 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है, 100
100 से ज़्यादा पूरे भारत में सभी राज्यों को मिलाकर 100 से ज़्यादा लगा है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार और यूपी में 9 बार। कितनी बार लगा है? 9 बार। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में न्यायालय द्वारा संवैधानिक आपातकाल की समीक्षा नहीं की जा सकती, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। हम कहते हैं 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 न्यायालय द्वारा संवैधानिक आपातकाल की समीक्षा नहीं की जा सकती। ये कब? इंदिरा गांधी के समय हुआ था। फिर अगली बात कर ले, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में न्यायालय द्वारा संवैधानिक आपातकाल की समीक्षा की जा सकती है। ये बात किसने रखी थी? मोरारजी देसाई ने। किसने रखी थी? मोरारजी देसाई ने। यानी इंदिरा जी ने कह दिया कि राष्ट्रपति शासन जिस भी राज्य में लगाना चाहे लगा सकते हैं, न्यायालय में उसकी चुनौती कोई नहीं दे सकता है। और ये कब बात की गई? 1975 में। 78 में क्या कर दिया गया? मोरारजी देसाई जब बने यहाँ पर, उसके बाद तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है कि वाकई केंद्र ने सही तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया है कि मतलब अपनी मनमानी कर रही है। तो ये तब स्वीकार किया गया। फिर हम बात करते हैं कि RS बम्बई बना भारत संघ 1994। यहाँ पर भी काफी मतलब तर्क हुए हैं। क्या करा है? न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के आपातकाल की समीक्षा ये किया गया है 1994 में। किसी भी आपातकाल की समीक्षा हो सकती है, चाहे वो आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल समीक्षा। ठीक है कि आपातकाल अतार्किक अथवा संकीर्ण राजनीतिक आधारों पर मनमाने तरीके से तो न्यायालय द्वारा समाप्त करेगा। यानी बात कर ले, किसी भी राज्य में कोई सरकार है और केंद्र से बनती नहीं उसकी, तो और केंद्र सरकार ने वहाँ पे क्या लगा दिया, क्योंकि राज्यपाल किसका होता है? केंद्र का ही मनोनीत होता है राज्यपाल किसी राज्य में। अगर वो राज्यपाल के माध्यम से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवा देगा तो यहाँ पर न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये कब किए गए? 1994। फिर क्या कह रहा है? साथ ही यदि केंद्र द्वारा भंग राज्य मंत्रिपरिषद को भी न्यायालय द्वारा बहुमत पुनः बहाल हो जाए। क्या हो जाए? पुनः बहाल। तब भी राष्ट्रपति शासन क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन समाप्त हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल 360। और किस भाग में है सब ये? 18 में। वित्तीय आपातकाल केंद्र अथवा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निलंबन, केंद्र को वित्त के संबंध में प्रभावी एवं एकपक्षीय शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब सार्वजनिक पद पर आसीन किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारियों के वेतन में कटौती न्यायालयों सहित, मतलब न्यायाधीश इसमें शामिल है, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। अभी तक हिंदुस्तान में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो पैसे का आवंटन होता है उसमें निलंबन किया जा सकता है। और जितने भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भी काटे जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत है? 360। फिर हम बात कर लें संघीय व्यवस्था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? संघीय व्यवस्था की बात करें यहाँ पर। संघीय व्यवस्था पे पूरी चर्चा हम अगले वीडियो पे करेंगे। तो आज हम लोगों ने किस पे बात की यहाँ पर? आपातकाल तक। किसकी बात की यहाँ पर? राष्ट्रपति शासन, आपातकाल और वित्तीय आपातकाल।